प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि कहने का काम ही नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हम लोगों का। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये इस टॉपिक से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। समझ लीजिए, तो ये क्वेश्चन आउट है बस। ये टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो एक हो गया उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना और एक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ये दोनों टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है, कंफर्म 100% है। तो जब इतना इम्पोर्टेंट है ये कि ये क्वेश्चन आउट है, तो फिर क्यों नहीं इसको थोड़ा समय निकाल करके और पूरा देख ही लिया जाए इसको अच्छे से। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ये जरूर समझ में आ जाएगा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज का टॉपिक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। और इससे पहले वाला जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का, उसका वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से उसको भी देख लें। 6 स्थिति होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का और 6 स्थिति होगा इसमें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का। ये दोनों को अगर देख लिए तो समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन पक्का है, हो गया आपका कंफर्म। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये तो 2 नंबर का ही पूछता है, 3 नंबर का ही पूछता है, तो इसमें इतना काहे दिमाग लगाएं। लेकिन ऐसा भूल के भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ऐसे ही अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह का जो छोटा छोटा भी क्वेश्चन रहेगा, वो सारा क्वेश्चंस को जब हम लोग करते जाएंगे तभी अच्छा स्कोरिंग हो पाएगा, तभी अच्छा मार्क्स आ पाएगा। और जो बच्चे सोचेंगे कि ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का पूछता है, तो उतना ध्यान नहीं देंगे उस पर, तो ऐसे बच्चों का कभी कभी पास होना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो उसको ये नहीं सोचना है कि ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, कि ये 3 नंबर का है। जो सिलेबस में दिया है हम लोगों का पढ़ने का, वो सारा क्वेश्चन को हम लोग करके ही जाएंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन छूटे नहीं और अच्छा मार्क्स आवे। तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो है आज हम लोगों का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को पहले जानना पड़ेगा। ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, लेंस किसको कहते हैं, ये सब का वीडियो भी एक पहले शेयर कर चुके हैं हम। अगर उसको भी नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लें जा करके, नहीं तो लिंक में डाल देते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से देख लेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब का भी वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को भी देख लें। अब यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि ये उत्तल लेंस है और ये है अवतल लेंस। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का 6 स्थिति होता है, इस 6 स्थिति को देखेंगे। इसके लिए पहले समझ लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे वक्रता केंद्र। ये लेंस है तो इसका वक्रता केंद्र इसमें किसको कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र किसको कहेंगे, मुख्य अक्ष किसको कहेंगे, मुख्य फोकस किसको कहेंगे, ये सब कुछ बिंदु है, इसको हम लोग समझ लेते हैं जरा। पहला है वक्रता केंद्र, इसको सी से डिनोट करते हैं हम लोग। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब ये अगर लेंस है तो ये इधर किसी गोले का भाग है, एक गोला इधर होगा उसका भाग ये है, और एक गोला इधर होगा उसका भाग ये है। तो ये लेंस जो है वो इधर 2 गोलों का भाग है। ये तो 2 गोला का भाग है, तो इस इधर जो गोला होगा उसका इधर हो जाएगा वक्रता केंद्र, और इस गोला जो है वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा। तो इसीलिए लेंस में 2 वक्रता केंद्र हो जाता है, एक इधर वक्रता केंद्र हो गया और एक इधर हो गया वक्रता केंद्र। तो लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है।
इधर जो गोला है उसका जो केंद्र है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे केंद्र है तो यही केंद्र इस लेंस का भी वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो जब वो दो वक्रता केंद्र हो गया तो एक का नाम C1 दे देंगे और एक का नाम C2, जिसको यहाँ पे हम लोग 2f1 और 2f2 भी बोलेंगे। लेंस में बोलेंगे इसको 2f1 और इसको 2f2। 2f1 ये इसलिए कि जैसे ये हो गया f1 तो इसका डबल होता है 2f1, इधर f2 है इसका डबल होता है 2f2। अब है आगे मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी देख लिए कि दो वक्रता केंद्र होता है लेंस में, तो एक वक्रता केंद्र यहाँ हो गया, एक वक्रता केंद्र यहाँ हो गया। अब ये दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन खींचेंगे यही लाइन कहलाएगा लेंस का मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या हो गया, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। यह सब को जरूरत पड़ेगा आगे यहाँ समझने में, इसीलिए सब पहले बता दे ले रहे हैं। आगे है प्रकाशिक केंद्र, इसको O से डिनोट करेंगे। प्रकाशिक केंद्र किसको कहेंगे, जो हम लोग दर्पण में देखे थे जिसको हम लोग ध्रुव बोलते थे वही लेंस में कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र। दर्पण में P से डिनोट करते थे पोल ध्रुव को, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र को O से डिनोट करेंगे। तो लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये लेंस हो गया तो इसका केंद्रीय बिंदु मतलब सेंट्रल पॉइंट, जो बीच में यहाँ पे बिंदु जो रहेगा वही कहलाएगा इसका प्रकाशिक केंद्र। तो इस लेंस में भी यहाँ हो गया केंद्रीय बिंदु इसका, ये यहाँ पर है O, तो ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। अब आगे है मुख्य फोकस, इसको अच्छे से समझ लेना है। मुख्य फोकस किसको कहेंगे, तो ये जो है उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष हम लोग देख लिए किसको कहते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आती है उत्तल लेंस में, वो उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद यहाँ से अपवर्तित होकर के एक बिंदु पे आकर के मिल जाती है। अब जिस बिंदु पर ये किरण आकर के मिलेगी वही बिंदु कहलाएगा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। वैसे ही अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद ये फैल जाती है। अब जब ये किरण फैल जाती है तो इस किरण को अगर कल्पना करके इधर पीछे अगर बढ़ाएंगे तो ये आकर के जिस बिंदु पर मिलेगा यहाँ से लगेगा कि ये बिंदु यहीं से निकल करके ये किरण आ रही थी, ऐसा लगेगा। जबकि वास्तव में ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, लेकिन ये फैल गई तो अब लगेगा कि ये किरण यहीं से निकल के आ रही थी। तो जिस बिंदु ये उत्तल लेंस में जिस बिंदु पर मिलती है या तो फिर अवतल लेंस में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी को कहते हैं मुख्य फोकस। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर आपतित किरणें मतलब आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु से गुजर रही है तो यही हो जाएगा उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। या जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, अवतल लेंस में ये फैल जाती है तो यहाँ से प्रतीत होता है कि इस बिंदु से होकर के गुजर रही है, तो इसको उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो लेंस का मुख्य फोकस क्या हो गया, समझ गए कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरेगी वही बिंदु कहलाएगा उसका मुख्य फोकस। इसमें भी अवतल लेंस में जिस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी वो कहलाएगा उसका मुख्य फोकस। अब ये जो कुछ जरूरत का चीज था वो सब हम लोग देख लिए। अब आगे चलते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का। इसका क्वेश्चन ये दे देगा कि एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे उत्तल लेंस में जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखा गया हो, या तो फिर कहीं पर भी 6 स्थिति होता है, 6 स्थिति में कहीं पर भी कर दे देगा तो उसका स्वच्छ किरण आरेख खींचे, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो किरण आरेख खींचे मतलब कि इस तरह से इसका आरेख खींच देना है और वस्तु कहाँ रखा था गया था तो प्रतिबिंब कहाँ बना कैसा बना ये लिख देना है, यही क्वेश्चन आता है इसमें। तो कहीं पर भी किरण आरेख जो खींचना रहता है
तो प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण को टकराना जरूरी है। दो किरण कहीं पर भी जहां पे क्रॉस करेगा एक दूसरे को, प्रतिबिंब वहीं बनता है। तो इसके लिए कुछ नियम है, जो कि उस नियम को हम लोग दर्पण के केस में देख चुके हैं, और वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक ये नियम है। और दूसरा नियम है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद पुनः प्रकाशिक केंद्र से ही होके वापस लौट जाती है। तो ये सब नियम को याद रखना है, ये सब अभी आगे अब जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे काम आएगा हम लोगों को। ये यहाँ पे देखिए, हमको दर्पण का नहीं लेंस का पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे दर्पण का भी लिख दिए हैं इसलिए ताकि समझने में सुविधा हो। ये अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनना, जो हम लोग पिछला वीडियो में हम बता दिए अभी कि देख चुके हैं। और इसमें हम लोगों को देखना है उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनना। तो यही दोनों का अभी बताए, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो यही दोनों है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनना और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। ये अवतल दर्पण है, जो धंसा हुआ दर्पण रहता है ये। तो इसमें हम लोग 6 स्थिति को देख चुके थे, उसका यहाँ पे शॉर्ट में एक बार लिख दिए हैं। पहला स्थिति था जब वस्तु अनंत पर हो, ये अनंत हो गया। दूसरा था कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ये अनंत हो गया और ये हो गया वक्रता केंद्र, तो इसके बीच में, ये दूसरा स्थिति यहाँ पर रखे थे वस्तु को। तीसरा कंडीशन था जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र मतलब सी, ये तीसरा स्थिति है। चौथा है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये चौथा केस हो गया। पांचवा था जब वस्तु फोकस पर हो, ये फोकस पे पांचवा केस हो गया। छठा था जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो छठा हो गया ये फोकस और ध्रुव के बीच में। ये अवतल दर्पण में था, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब वही 6 स्थिति रहेगा यहाँ पे लेंस में भी, ये उत्तल लेंस हो गया। लेंस में भी वही 6 स्थिति को देखेंगे। पहला जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत में अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसका किरण आरेख खींचेंगे। दूसरा इसमें क्या है कि जब वस्तु 2f1 से परे हो, ये 2f1 जिसको यहाँ पे वक्रता केंद्र हम लोग बोल रहे थे, वही यहाँ पे 2f1 है। तो 2f1 से परे, परे मतलब बाहर, 2f1 से दूर में हो, इससे बाहर हो, तो ये 2f1 से परे, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा है जब वस्तु 2f1 पर हो, 2f1 कहने का मतलब हो गया इसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं वही यहाँ पे 2f1 है। तो जब वस्तु 2f1 पर हो, ये तीसरा केस हो गया। अब चौथा क्या हो जाएगा, 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगा, तो चौथा हो गया f1 और 2f1 के बीच। फिर पांचवा हो जाएगा जब f1 पर हो, ये हो गया। छठा हो जाएगा f1 और ये यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र, इसको O को प्रकाशिक केंद्र बोले हैं, तो f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, f1 मतलब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, ये छठा केस हो जाएगा। तो यही 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं इसको। अब ये हो गया पहला स्थिति। पहला स्थिति में क्या था, ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 का। उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है। बस यही क्वेश्चन था 2025 का, यही क्वेश्चन है। उत्तल लेंस का पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं समझना है कि उत्तल लेंस का पूछ दिया 25 में तो अब ये नहीं पूछेगा सो, क्योंकि 6 स्थिति होता है। यहाँ पे 2f पर पूछा, अगर हो सकता है f1 पर पूछ दे, तो और कहीं का भी पूछ दे। इसीलिए ये 6 स्थिति का इसमें भी याद रखना है और 6 स्थिति अवतल दर्पण का भी याद रखना है। तो 2025 में उत्तल लेंस में पूछा, हालांकि अवतल दर्पण का भी पूछा था 2025 में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2025 में क्वेश्चन एक बार आउट हो गया था, जिसके कारण से एग्जाम कैंसिल हो गया था और दोबारा एग्जाम लिया गया था। तो एक बार पूछा था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का, फिर जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो दूसरा बार अगर पूछा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने का। तो इसीलिए बताइए ना कि यही अवतल दर्पण या तो उत्तल लेंस, यही दोनों में से पूछता है हर बार। तो यहाँ पे पूछा था कि जब वस्तु को कहाँ रखा गया था, जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है। ये 2f ये हो गया जिसको वक्रता केंद्र दर्पण में बोल रहे थे हम लोग, यही यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया लेंस का भी।
इसको 2f बोल रहा, तो जब वस्तु 2f पर हो तो इसका स्वच्छ किरण आरेख खींचने के लिए दिया गया था। तो एक एक करके हम लोग सभी स्थिति को देखेंगे, इस स्थिति पर भी जाएंगे हम लोग आगे। तो पहला स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर है तो वस्तु कहाँ, ये तो कुछ पता नहीं है, अनंत से किरणें मान लेते हैं कि ये आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी वो अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तो मुख्य अक्ष से आने वाली सभी किरणें अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजर गई, तो इसका प्रतिबिंब बन गया यहीं पे फोकस पे। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बन गया फोकस पे। और प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, तो बहुत ही छोटा, ये जहाँ पे सब कट रहा है, एक बिंदु मात्र पे कट रहा है सब ये, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा एकदम बिंदु के आकार का बना हुआ है। और ये प्रतिबिंब डायरेक्ट कटा हुआ है, ये प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति कब, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस F2 पर। ये फोकस है, ये दो फोकस बताए थे होगा इसमें, एक F1 और एक F2। तो ये फोकस F2 पे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज मतलब आकार क्या है उसका, तो आप अत्यधिक छोटा एकदम बिंदु के आकार का दिखा दिए, यहाँ पे बहुत छोटा बिंदु आकार का है। वास्तविक तथा उल्टा, ये हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति मतलब वो कैसा प्रतिबिंब है, तो ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। ये डायरेक्ट कट के बना है इसलिए वास्तविक हो गया, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसको याद रखना है। तो ये हो गया वास्तविक, उल्टा, बहुत छोटा बिंदु के आकार का। पहला जब वस्तु अनंत पर हो। अब दूसरा केस को हम लोग देखते हैं, ये एक पहला केस हो गया। दूसरा स्थिति है कि जब वस्तु 2f1 से परे हो। परे मतलब 2f1 से दूर में अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये हो गया f1, ये हो गया 2f1, 2f1 से परे। यही जो हो सकता है इसको दे दे कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो, ऐसा भी लिख सकता है इसको। तो वही कहलाएगा जब वस्तु 2f1 से परे हो, 2f1 से बाहर हो। तो 2f1 से परे हो तो इसका प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचने के लिए मान लेते हैं कि ये वस्तु हो गया। वस्तु की ऊंचाई AB ले लिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे B, ये हो गया वस्तु की ऊंचाई AB। अब यहाँ से एक किरण को लेकर के जा रहे हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है किरण। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जा रही किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें उत्तल लेंस में क्या होता है कि अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये फोकस है इसका, तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजर गई। अब अभी हम बता चुके हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण को कटना जरूरी है। तो अभी तो सिर्फ एक किरण हम लेकर के गए जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, वो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई। अब एक और किरण जब तक नहीं गुजरेगी, जब तक दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगी, तब तक प्रतिबिंब कहीं पे नहीं बनेगा। तो दूसरा किरण इसको क्या करेंगे हम लोग, एक प्रकाशिक केंद्र से लेकर के जाएंगे। तो ये वस्तु का यहाँ पे यहीं से मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही थी, तो यहीं से लेकर के चलेंगे मुख्य इसको प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद पुनः प्रकाशिक केंद्र से ही होकर वापस आ जाती है। तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के एक किरण जा रही है और ये दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है। तो जहां एक दूसरे को किरण ये काटेगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जो है वो हो गया ये B और ये यहाँ पे ये था ऊपर में, नीचे यहाँ पे मुख्य अक्ष पे नाम था इसका B। तो ये मुख्य अक्ष पे यहाँ नाम अगर B' कर दिए, यार जो ऊपर में ये था तो यहाँ पे नीचे में कर दिए इसका A'। तो प्रतिबिंब का अब हो गया साइज ये B', A'। ये AB प्रतिबिंब था तो उसका B', A भी वस्तु था तो इसका प्रतिबिंब हो गया B', A'। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब बना है F2 और 2F2 के बीच में बना हुआ है, F2 और 2F2 के बीच। तो इसका लिखेंगे हम यहाँ पे, जब वस्तु 2F1 से परे हो तो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, छोटा बन रहा है। ये जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा का प्रतिबिंब नहीं है, ये इसको नाप के देखिएगा स्केल से, ये कुछ छोटा है इससे, तो छोटा प्रतिबिंब हो गया।
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये डायरेक्ट एक दूसरे से कटा हुआ है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष के ऊपर बना प्रतिबिंब, ये वस्तु को रखे थे ऊपर में तो ये प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है, तो ये उल्टा हो गया। ऊपर तरफ था, ऊपर हम लोग धनात्मक लेते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी में देख चुके हैं, और नीचे बन रहा जो कि ये ऋणात्मक चल हो जाएगा, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो पहला स्थिति अभी देखे थे हम लोग, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था, और जब अनंत से थोड़ा नजदीक ले आए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब ले आए हैं तो प्रतिबिंब ये एफ फोकस से होकर आगे बढ़ करके F2 और 2F2 को बीच चल गया है। मतलब वस्तु को जब धीरे धीरे नजदीक ला रहे हैं तो प्रतिबिंब धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। इस बात को याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। अब तीसरा केस होगा जब वस्तु 2F1 पर हो, मतलब वक्रता केंद्र पर हो। जब 2F1 पर रखेंगे तो अगर ये प्रतिबिंब पहले F2 पे बना था, अगर F2 और 2F2 के बीच बना, अगर ये प्रतिबिंब और घसक करके आ जाएगा 2F2 पर। मतलब जब वस्तु 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। अब प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, यहाँ पे बना था बिंदु के आकार का, यहाँ पे वस्तु से थोड़ा छोटा बना है, लेकिन ये प्रतिबिंब थोड़ा पहले के अपेक्षा बड़ा हो गया है। अब जो है वो अबर क्या बनेगा, जितना बड़ा वस्तु रखेंगे अबर उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जा रहा है और इसका दूरी लेंस से उधर भागते जा रहा है। जब वस्तु को नजदीक ला रहे हैं तो प्रतिबिंब दूर हटते जा रहा है और छोटा से धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। तो देख लेते हैं उस केस को भी। अब तीसरा स्थिति है जब वस्तु 2F1 पर हो। यही पूछा गया था 2025 में। उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को 2F पर रखा जाता है। 2F मतलब वही 2F1 हुआ, वक्रता केंद्र जिसको बोलेंगे। तो ये 2F पर वस्तु रखा गया है तो इसका किरण आरेख खींचना था। तो अभी बताए कि जैसे वस्तु को रखे हम यहाँ पे, इसका नाम दे दिए यहाँ ये, यहाँ पे दे दिए B। ये भी हो गया वस्तु की ऊंचाई। अब ये वस्तु है तो एक किरण हम लोग लेकर के जाएंगे, ये मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर एक किरण को लेकर के जाएंगे वस्तु से। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी। अब बताए अभी कि प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरण का कटना जरूरी है। तो एक किरण तो ये हो गया, दूसरा किरण हम लोग लेकर के जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद पुनः प्रकाशिक केंद्र से ही वापस आ जाती है। तो जो प्रकाशिक केंद्र से जब ये किरण जाएगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर जो गई थी, जो फोकस से होकर गुजर गई है, अब ये दोनों आकर के यहाँ पे कट गया और ये देखेंगे हम लोग कि एकदम 2F2 पर ही कटेगा। ये जब वस्तु 2F1 पर रखेंगे मतलब वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो ये वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा इसका। और ये जितना बड़ा का वस्तु है उतना बड़ा का ही प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, डायरेक्ट कट रहा है इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और देखने में भी यहाँ पता चल रहा है हम लोगों का वस्तु ऊपर की ओर रखे थे, प्रतिबिंब नीचे बना है, मतलब उल्टा बना है। तो एक किरण आरेख खींचने बोला गया था, एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए, इतना काम ये हो गया। जब वस्तु को 2F पर रखा जाता है, किरण आरेख खींच दिए। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसके बारे में भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो जो दिख रहा है वह चीज लिख देना है कि कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, ये 2F2 है, यहीं पे प्रतिबिंब बना हुआ है। कैसा बनता है, समान साइज का, जितना बड़ा का वस्तु है उतना ही बड़ा का प्रतिबिंब। इसको नाप के देख लीजिएगा, दोनों एकदम बराबर निकलेगा। तो समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। और प्रकृति भी बताना है, प्रकृति मतलब कैसा प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है और उल्टा है। तो प्रतिबिंब हो गया 2F2 पर बनता है, समान साइज का, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये हो गया 2025 का क्वेश्चन। तीसरा केस हो गया। अब हम लोग देखेंगे चौथा केस को। तीसरा केस अब 2F1 पर रखे हैं, अबर ले आएंगे हम लोग 2F1 और F1 के बीच में। अब प्रतिबिंब अब धीरे धीरे इससे बाहर हो जाएगा, मतलब 2F2 से अबर बाहर हो जाएगा। और अभी जो पहले बिंदु के आकार का था फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ था, अबर जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा हो गया। अबर जो है इससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देख लेते हैं उस केस को भी हम लोग। तो आ गया ये चौथा स्थिति। चौथा स्थिति में अभी बताए कि जब प्रतिबिंब वस्तु को हम लोग रखेंगे
2f1 और f1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये वस्तु हो गया ये बी, ये 2f1 और f1 के बीच में हो गया। इसका किरण आरेख खींचने के लिए अभी बताएं कि एक किरण को हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे। ये वस्तु इतना बड़ा है तो एक किरण हम यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जा रहे हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये फोकस से होकर के एक किरण गुजर गई। अब बताए कि प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण का कटना जरूरी है। तो अब एक किरण यहीं से हम लेकर के चलेंगे जो प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर एक किरण जा रही है तो आकर के ये दोनों यहाँ पे टकराई। जब यहाँ पे दोनों किरण टकराई है तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया प्रतिबिंब का साइज। अभी बताए थे कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा 2f2 से बाहर बनेगा, तो 2f2 से बाहर हो गया। और ये देखिए, देख के पता चल रहा है कि ये बड़ा प्रतिबिंब है। ये भी वस्तु था, तो ये डैश बी डैश अबर हो गया इसका प्रतिबिंब। तो इसका किरण आरेख खींच दिए। अब इसका लिख देंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब 2f2 से परे, 2f2 ये हो गया परे, मतलब 2f2 से बाहर, इससे दूर। तो 2f2 से परे बनता है बड़ा। ये तो बड़ा है तो स्पष्ट दिख ही रहा है। बड़ा को ही कहते हैं विवर्धित। अगर कहीं विवर्धित आ जाए तो ऐसा नहीं समझना है कि ये तो हम कहीं सुनबे ही नहीं किए थे। बड़ा मतलब विवर्धित हो गया। ये वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये भी वास्तविक प्रतिबिंब है। ये डायरेक्ट ये कट के बना हुआ है तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, और उल्टा वस्तु को ऊपर की तरफ रखे थे तो प्रतिबिंब नीचे बना है, तो ये हो गया उल्टा प्रतिबिंब। तो चौथा स्थिति हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब पांचवा स्थिति हम लोग ले आएंगे जब वस्तु f2 पर हो। f2 कहने का मतलब हो गया, ये f2 को अगर लिख दे कि जब वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर हो, कहे कि यही इसका फोकस है। तो जब वस्तु f2 पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो हम लोग देखते हैं। अब अभी हम लोग क्या देखते आ रहे हैं कि जब अनंत पर था तो फोकस पे बना था, जब ये नजदीक आया तो ये दोनों के बीच में आ गया, और नजदीक जब 2f1 पर लाए तो 2f2 पर बना, और नजदीक लाए तो ये यहाँ पे आ गया। अबर जब इसको f1 पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा इधर, अबर अनंत पे बन जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा वो प्रतिबिंब। तो देखते हैं अब उस केस को भी। पांचवा केस क्या है, जब वस्तु फोकस f1 पर हो। यहाँ पे दोनों चीज हम लिख दिए इसीलिए कि अगर दे दे कहीं f1 पर हो या तो कहीं दे दे कि फोकस पर हो, दोनों में से कुछ भी दे सकता है कि जब वस्तु फोकस पर हो या तो जब वस्तु f1 पर हो तो प्रतिबिंब बनने का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचें। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया इसका f1 फोकस हो गया, और ये हो गया 2f1 जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे वस्तु रखे हैं AB, ये वस्तु हो गया, वस्तु की ऊंचाई AB। इसका किरण आरेख खींचने के लिए बताए थे कि अभी मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण को लेकर के जाएंगे। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण, यहाँ पे वस्तु है तो एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जा रहे हैं, जो कि अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई। अब दूसरा किरण इसको लेकर के जाएंगे हम लोग प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण इधर जा रही है वो ये इधर कहीं पर भी कटता हुआ हम लोगों को नहीं दिख रहा है, कटता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चौड़ाई है वो यहाँ पे धीरे धीरे इधर कम होता जा रहा है। इसको नाप के देख लीजिएगा, इधर जो है वो चौड़ाई धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इधर चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जब बढ़ते जा रहा है इसका मतलब है कि ये आगे जाकर के इधर और फैलता हुआ जाएगा, कहीं पर नहीं कटेगा। और इधर कम होता जा रहा है मतलब ये दूर जाकर के कहीं ना कहीं इधर ही दोनों एक दूसरे से टकराएगा। तो जहीं एक दूसरे से टकराएगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो चूंकि प्रतिबिंब ये बनेगा जो कहाँ टकरा रहा है वो तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पे कहीं पे जाकर के ये इधर टकराएगा। तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा, जब वस्तु f1 मतलब फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 से परे। ये 2f2 हो गया, 2f2 से परे मतलब 2f2 से बाहर, अनंत पर बनता है। इससे बाहर तो है ही, साथ ही बाहर में इसमें कहाँ बन रहा है ये दिख नहीं रहा है कहीं, मतलब ये अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा
क्योंकि वस्तु तो इतना ही बड़ा का रखा हुआ था, ये बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। तो बड़ा बनता है, बड़ा को ही विवर्धित कहते हैं। यह सीमित रूप से बड़ा मतलब अत्यधिक विवर्धित, बहुत बड़ा बनेगा ये। और ये भी कहीं न कहीं आगे जाकर के इधर कटेगा ही, इसीलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और ये उल्टा ही है, वस्तु ऊपर की तरफ रखे थे, प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ये भी हो जाएगा उल्टा प्रतिबिंब। तो पांचवा स्थिति देख लिए कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, अनंत पर बनता है। ये भी केस इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला जो है वो भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए अबर वाला हो जाएगा, छठा वाला, क्योंकि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। बाकी अभी तक हम लोग सारा देखे हैं वास्तविक और उल्टा, लेकिन अब जो छठा स्थिति देखेंगे वो रहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उसको भी देख ही लेते हैं। आ गया ये छठा स्थिति। छठा स्थिति में वस्तु को कहाँ पे रखे हैं, तो जब वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो। ये हो गया फोकस F1, ये प्रकाशिक केंद्र O, ये दोनों के बीच में। तो ये दोनों के बीच में वस्तु को मान लेते हैं, ये भी रख दिए यहाँ पे हम। ये दोनों के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ भी रख सकते थे। तो ये भी वस्तु को रख दिए। अब किरण आरेख खींचने के लिए बताएं कि एक मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे किरण को, जो कि अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई। दूसरा किरण हम लोग गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद पुनः प्रकाशिक केंद्र से वापस आ जाती है। तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के किरण इधर जा रही है। अब इसमें हम लोग अभी जो इससे पहले वाला देखे उसके उल्टा देख रहे हैं। इसमें अगर इधर धीरे धीरे देखने की ये संकरा होते जा रहा है, और इधर अगर फैलते जा रहा है, ये चौड़ाई धीरे धीरे इधर बढ़ता जा रहा है। मतलब हुआ कि इधर ये आगे जाकर के ये दोनों कहीं कटेगा नहीं, दोनों इधर फैलता हुआ जाएगा। तो इधर नहीं कटेगा। अब क्या, इधर जब नहीं कटेगा तो इसको अगर कल्पना करेंगे, तो कल्पना करने से ये आगे जाकर के यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि आगे जाकर के ये यहाँ कटेगा। ये दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो आकर के यहाँ पे कट रहा है। तो ये कल्पना करेंगे तब आकर के यहाँ पे कट रहा है। तो इसीलिए ये प्रतिबिंब हो जाएगा इसका काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। और सीधा ऐसे देख के भी बता सकते हैं, जैसे ये वस्तु ऊपर की ओर था, प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर ही बना हुआ है। तो ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो ये स्पेशल केस है थोड़ा उत्तल लेंस का, इसीलिए इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही एक केस है जब उत्तल लेंस में वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी केस में उल्टा बनता है। तो छठा स्थिति हो गया जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। जब F1 प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जिस ओर बीम है लेंस के उसी ओर बनता है। जिस ओर बीम है मतलब लेंस के बाईं ओर में, बीम मतलब वस्तु, तो लेंस के बाईं ओर में वस्तु है तो बाईं ओर में ही प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो वह लिखा गया है कि जिस ओर बीम है लेंस के उसी ओर बनता है प्रतिबिंब भी। तो जब लेंस के बाईं ओर में बीम था तो बाईं ओर में ही प्रतिबिंब भी बना। यहाँ पर हो गया कहाँ पर बना सो लिख दिए। अब कैसा बना है, बड़ा कि छोटा, तो ये बड़ा बना हुआ, ये छोटा प्रतिबिंब था, इसका छोटा वस्तु था, इसका बड़ा प्रतिबिंब बना। तो बड़ा हो गया, जिसको विवर्धित बोलते हैं। आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब है ये, आभासी प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक। तो कल्पना करके इसको आकर के यहाँ मिलाए हुए हैं ना, डायरेक्ट तो मिला नहीं था, इसीलिए ये हो गया काल्पनिक मतलब आभासी। और ये सीधा भी है, ये हम लोग देख भी रहे हैं। तो आभासी तथा सीधा बनता है। ये 6 स्थिति हम लोग देख लिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने का। अब जो अभी तक हम लोग देखे उत्तल लेंस में 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनने का, वो 6 स्थिति को यहाँ पे समरी के रूप में, सारांश के रूप में यहाँ पे एक जगह सभी को फिर से देख लेते हैं, ताकि इसको याद करने में आसानी हो, माइंड सेट हो जाएगा एक जगह सब देखेंगे तो। ये पहला स्थिति था जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F2 पे बना था
अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। तो ये हो गया बिंब की स्थिति जब बिंब मतलब वस्तु अनंत पर हो। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे, यहाँ फोकस पे बना था। प्रतिबिंब जो है वो उसका साइज कैसा था, तो अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, बहुत छोटा था बिंदु के आकार का। वास्तविक तथा उल्टा, ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। तो ये पहला केस हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका डिटेल। दूसरा स्थिति देखे थे कि जब वस्तु 2f2 से परे हो, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत और 2f1 के बीच हो। तो ये हो गया 2f से परे। तो जब 2f2 से परे जब वस्तु को रखेंगे, 2f2 से बाहर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बना है f2 और 2f2 के बीच में बना है, वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा। तो 2f2 से परे तो ये हो गया f1 और 2f2, f2 और 2f2 के बीच में, ये f2 हो गया, ये 2f2, उसके बीच प्रतिबिंब बना, छोटा बना है, वास्तविक और उल्टा बना है। तीसरा स्थिति था जब वस्तु 2f1 पर हो। जब 2f1 पर था तो 2f2 पर प्रतिबिंब बना था, ये 2f2 पे बना। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, समान साइज का हो गया, वास्तविक और उल्टा हो गया। फिर अगला केस था जब 2f1 और f1 के बीच हो। तो ये f1 और 2f1 के बीच हो गया, तो प्रतिबिंब 2f2 से परे बन रहा है, 2f2 से बाहर बड़ा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, ये वास्तविक उल्टा हो गया। फिर अगला केस था जब f1 पर हो, मतलब फोकस पर हो। तो ये हो गया फोकस पे। तो जब फोकस पे है तो प्रतिबिंब बड़ा बना है, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बना है। ये कहाँ कटेगा ये पता नहीं चल रहा है, अनंत पे कटेगा इसलिए अत्यधिक बड़ा हो गया, और ये भी कहीं न कहीं आगे जाके कटेगा ही, इसीलिए ये भी वास्तविक था और उल्टा प्रतिबिंब था। और अंतिम केस था जब वस्तु f1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब वस्तु है तो एक स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बना है और वस्तु से बड़ा बना है। तो ये हो गया इसका, जिस ओर वस्तु है उसी ओर बना हुआ है और बड़ा मतलब विवर्धित है, और आभासी तथा सीधा है, ऊपर की ओर वस्तु ऊपर ही प्रतिबिंब। बाकी सब में देखिए, ये पहला स्थिति है, ये उल्टा प्रतिबिंब है, डायरेक्ट बना है, वास्तविक है तो उल्टा हो गया ये। इसमें भी ये उल्टा प्रतिबिंब है, ऊपर वस्तु नीचे प्रतिबिंब। इसमें भी उल्टा प्रतिबिंब, इसमें भी उल्टा प्रतिबिंब, इसमें भी उल्टा प्रतिबिंब, और इसमें देखिए सीधा प्रतिबिंब बना है, जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब। तो इसीलिए बताए थे कि ये जो केस है थोड़ा स्पेशल केस है ये इस लेंस का। उत्तल लेंस में एक ही स्थिति होता है जब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो स्थिति होता है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच का। तो इस तरह से ये 6 स्थिति को एक जगह पे हम दिखा दिए हैं ताकि इसको समझने याद करने में आसानी हो। पहला हो गया ये फोकस पे बनता है, फिर फोकस से जिससे बाहर हो जाता है f2 और 2f2 के बीच, फिर 2f2 पे आ गया, फिर 2f2 से बाहर, फिर अनंत। उसके बाद जब अनंत भी इधर खत्म हो गया तो अब उल्टा हो जाता है, अब इधर चल जाता है बाईं ओर में। तो ये उत्तल लेंस का सब स्थिति हो गया कंप्लीट। आगे अब है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी उत्तल लेंस में हम लोग 6 स्थिति देख लिए। अब अवतल लेंस में क्या है कि ये इसमें सिर्फ 2 स्थिति ही होता है प्रतिबिंब बनने का, और 2 स्थिति इसलिए होता है कि इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा ही बनता है। कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे तो इसका काल्पनिक और छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसमें हम लोग 2 स्थिति पर विचार करेंगे। तो यहाँ है अवतल लेंस में वस्तु के सभी स्थितियों के लिए प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा एवं लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। लेंस और फोकस इसी के ही बीच में कहीं न कहीं बनेगा, वस्तु कहीं पर भी रहेगा, इसका प्रतिबिंब इस इतना ही के बीच में बनेगा, और हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा भी होता है, तो हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा, जितना बड़ा भी वस्तु रहेगा उसका हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है ये अवतल लेंस। तो इसको याद रखना है।
कि अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर कहीं पूछे 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि किस लेंस द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, तो उत्तल लेंस में सिर्फ एक स्थिति में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, जब वस्तु को F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखे थे, तब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब मिला था। लेकिन अवतल लेंस में जो है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही मिलेगा। इसीलिए अगर पूछे कि किस लेंस द्वारा कहीं पर भी वस्तु रखने से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है, तो वो हो जाएगा अवतल लेंस में। उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस में वस्तु के किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में, ये दोनों जो है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, ये दोनों ही में कहीं पर भी वस्तु रहेगा तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए गाड़ी के जो साइड मिरर में जो दर्पण लगा हुआ रहता है तो वो रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा काल्पनिक मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो जब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो कितना भी बड़ा का गाड़ी अगर इधर रहे तो उस शीशा में छोटा ही दिखेगा, तो वो शीशा जो है वो ज्यादा एरिया का प्रतिबिंब को इस शीशा में दिखा पाएगा। इसीलिए गाड़ी का किनारे में जो है साइड मिरर में उत्तल दर्पण रहता है। तो उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वैसे ही अवतल लेंस भी हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब ये हो गया अवतल लेंस का पहला स्थिति हो गया जब वस्तु अनंत पर हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हम लोग देखें अवतल लेंस में कि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती है। ये तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी सब फैल जाएगी। अब जब इसको कल्पना अगर करेंगे तो ये लगेगा कि इसी बिंदु से ये किरण निकल करके आ रही है, तो ये आकर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। कहाँ पे बना? F1 पर बना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये हो गया इसका सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा। ये वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब हो गया बिंदु के आकार का। दूसरा केस इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो, मतलब F1 और 2F1 के बीच में अगर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ इसका बनेगा? तो एक ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के बाद ये फैल जाती है और ये प्रतीत होती है कि फोकस से होकर के ये किरण आ रही थी, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये फैल गई किरण, इसको कल्पना किए तो आकर के फोकस पे मिला, यहाँ पे F1 पे। अब एक किरण को हम लोग प्रकाशिक केंद्र से होते हुए लेकर के जाएंगे तो ये दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, तो यहीं पे हो गया इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि कल्पना करके इस लाइन को मिलाए इधर लाए हैं, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये सीधा भी है, वस्तु ऊपर तरफ है, प्रतिबिंब भी ऊपर बना है, और ये छोटा प्रतिबिंब बना है। तो वही यहाँ पे बताए कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो ये अवतल लेंस का भी देख लिए और उत्तल लेंस का भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर भी शॉर्ट में ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का ये दिया हुआ है, एक जगह सारा यहाँ पे इमेज को कर दिए हैं ताकि देख लें कि कौन सा प्रतिबिंब कब कहाँ वस्तु रखने से कहाँ प्रतिबिंब बनता है। ये है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का सारांश, समरी जिसको कहते हैं। एक जगह पे इसका भी इमेज यहाँ पे कर दिए हैं, इसको भी देख लेना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी बताए थे कि 6 स्थिति होता है अवतल दर्पण और उत्तल में लेंस में। तो ये अवतल दर्पण का 6 स्थिति हो गया। वस्तु कहाँ रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये इसमें भी सारा दिया हुआ है। ये अवतल दर्पण जो है इसमें भी सब उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ है। एक स्थिति है जब फोकस और ध्रुव के बीच में है वस्तु, तब एक काल्पनिक प्रतिबिंब बना हुआ है। तो इसीलिए ये केस इसमें भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है
कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। बाकी सभी ये जो पांचों स्थिति है वो पांचों में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और फिर ये हो गया उत्तल लेंस का। अभी बताए थे कि उत्तल लेंस में हमेशा काल्पनिक और सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये उत्तल लेंस हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। इसमें भी एक काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बना। और दूसरी स्थिति जब वस्तु को यहाँ पे रखा गया है तो उसमें भी ये काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बना है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का और ये हो गया अवतल दर्पण का। इससे पहले उत्तल लेंस और अवतल लेंस का हम लोग देख लिए। अब आगे जो है वो है हम लोगों का लेंस और दर्पण का सूत्र, फिर आवर्धन है। तो आवर्धन का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी जाकर के देख ले सकते हैं वहां से आवर्धन के लिए। और यहाँ पे एक शॉर्टकट में थोड़ा देख लेते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है, v है प्रतिबिंब की दूरी, u है बीम की दूरी, जिसको वस्तु की दूरी कहते हैं। ये दर्पण सूत्र है और ये लेंस सूत्र है। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पे प्लस है इसमें और इसमें लेंस में होता है माइनस। बाकी और कुछ अंतर दोनों में नहीं है, सिर्फ यहाँ प्लस है इसमें और यहाँ पे माइनस है। लेंस में हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और दर्पण में हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही है दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में अंतर। अब आवर्धन के लिए आवर्धन का वीडियो अलग से बनाया हुआ, वहां पे ये सब सारा बताया हुआ, वहां पे जाकर के देख लें। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके बाद आगे हम लोगों का है लेंस की क्षमता, उसका भी अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेंगे जा करके।